नमस्कार, मैं संजय कुमार हूँ। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं आरक्षण के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ और अपना विचार साझा करना चाहता हूँ। आरक्षण एक सनसनीखेज मुद्दा है। अभी लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है। कुछ राजनीतिक दल यह आरोप लगा रहे थे कि देश में आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया पब्लिक स्पीच में कि वो तो क्या, अगर खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो भी देश में आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि भारत देश में जब संविधान बना था तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया गया था। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया गया था, परंतु आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो जाति के आधार पर, जैसे SC, ST। आज भी देश में आरक्षण चल रहा है, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि संसद में भी और विधानसभा में भी आरक्षण है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए और नौकरी के लिए SC, ST के साथ में OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया है, परंतु विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में OBC को रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया गया। एक और जगह है जहां पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, वह है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में। मेरा सुझाव के रूप में यह कहना है, एक शिक्षक होने के नाते मैं सुझाव दे सकता हूं, अपने विचार साझा कर सकता हूं। बाकी वो सुझाव को हमेशा सबको अच्छा लगेगा, सभी लोग खुश होंगे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, कैसी बाध्यता नहीं है, या दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि कोई उनका जो विचार होगा उसको सभी लोग पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पसंद करेंगे। अब आरक्षण का मुद्दा जब इतना ज्वलंत है तो ऐसी परिस्थिति में कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तब मेरा सुझाव है कि क्यों नहीं आरक्षण को 100% कर दिया जाए। अगर आरक्षण को 100% कर दिया जाए तो इसमें उससे 100% ज़्यादा बढ़ने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। घटाने की भी शंका खत्म हो जाएगी, ख़त्म करने की भी शंका खत्म हो जाएगी। अब 100% कैसे किया जा सकता है? 100% करने में एक ही बाधा है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि रिजर्वेशन इन एनी केस शैल नॉट एक्सीड मोर देन 50%। लेकिन ये भी बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम, बट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट इनफेलिएबल। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि इफ़ देयर वेयर फोर्थ लेवल कोर्ट अबव द सुप्रीम कोर्ट देन 50% जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वुड हैव बीन टर्न डाउन। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ही कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिए गए फैसले 50% फैसले ऊपरी कोर्ट में पलट जाते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो न्याय होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। ये वहाँ व्यक्तिगत रूप से जो लोग अपने विचार के अनुसार से, अपने माइंडसेट के अनुसार से, सभी जज किसी न किसी सोसाइटी से आते हैं, अपना बैकग्राउंड कैरी करते हैं, और वैसी परिस्थिति में वह अपना विचार के अनुसार से जजमेंट करते हैं, वो न्याय करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेम मामला अगर दूसरे बेंच में जाएगा, दूसरे जज के पास जाएगा, तो हो सकता है दूसरा फैसला सुनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए जाति के आधार पे या इकोनॉमिक आधार पे, और यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होना चाहिए। अगर वो लागू नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें उनके मन में बेईमानी है। और क्यों बेईमानी है, इसका प्रमाण भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या उठा के देख लीजिए कि कितने वहाँ ST हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं। 80 से 90% जज केवल जनरल क्लास के हैं, जो ना SC है, ना ST है, ना OBC है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो वहाँ जज बने हुए हैं, जो कॉलेजियम में जो सीनियर लेवल पे बने हुए हैं, वो नए जजों की नियुक्ति के मामले में वैसे ही लोगों को चूज करते हैं जो अपने जाति के हों, अपने खास बिरादरी के हों या अपने रिश्तेदार हों। तो ऐसा क्या है कि सभी जगह, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण लागू हो सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है। इसके लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर ये सरकार के द्वारा होगा
ये भारत सरकार के द्वारा होगा, जिसको जनता वोट देके सरकार में कुर्सी पर बैठाती है। अब 100% रिजर्वेशन जो होगा उसका खाका कैसे तैयार हो सकता है, उसके बारे में मैं संक्षेप में केवल बताना चाहता हूँ कि 50% रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे हो और 50% रिजर्वेशन इकोनॉमिक आधार पे हो, तो दोनों मिला के 100% हो जाएगा। अब जिसमें जिन जाति के आधार पे जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो 50% में ही उनके जाति के अनुसार से प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा और 50% केवल रिजर्व उनके लिए रखा जाएगा जो इकोनॉमिक के आधार पे होगा, जिनका इनकम मान लीजिए कि सालाना 5 लाख से कम है, उसके लिए वो एलिजिबल होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। और जाति के आधार पे जो होगा वो 50% होगा और उस 50% में जो कुछ धर्म के आधार पे भी रिजर्वेशन अगर ज़रूरत हो तो उसके अनुसार से भी कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ऐसा हो रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन मान लिए किए, उसमें किसी खास समुदाय वाले को सब उसमें घुसा दिए, तो फिर बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको तो डिसएडवांटेज हो गया। इसलिए एक रिलीजन के आधार पे भी और रिलीजन के आधार पे भी जो किया जाएगा, तो जिनका जितना परसेंटेज संख्या जब पॉपुलेशन है उसके अनुसार से उसमें कर दिया जाना चाहिए। इसमें वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी एक खास कम्युनिटी जो जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है, तो जितना उनकी पॉपुलेशन है उतना परसेंटेज उनका फिक्स कर दिया जाए, उसी में आपस में जितना करना है वो करें और उसमें से 50% इकोनॉमिक वाला में रहेगा। तो मान लीजिए कि हिंदू का 80% है पॉपुलेशन, तो 80% जो रिजर्वेशन होगा वो हिंदू में ही रहेगा। 20% अगर 18% मान लीजिए कि अगर मुस्लिम में है तो मुस्लिम में ही रहेगा। 2% अगर क्रिश्चियन का है तो 2% क्रिश्चियन के लिए रहेगा। 1% अगर सिख का है या दूसरे और रिलीजन का है उनका है तो उनके लिए भी रहेगा। तो आपस अपने ही रिलीजन में उस रिजर्वेशन का लाभ वो ले सकते हैं। और इकोनॉमिक आधार जो 50% है वो सबके लिए ओपन रहेगा। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ विल पावर की आवश्यकता है, इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है। अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसा किया जा सकता है। यह देश के लिए और भविष्य के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने अर्थात 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मेरा व्यक्तिगत विश्वास ऐसा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने या ना बने, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन दूसरा राष्ट्र जरूर बन जाएगा। इसका कारण है कि एक तरफ के लोग समय और मौसम का मिजाज के अनुसार से अपना मूड परिवर्तन करते हैं और दूसरे लोग उदारवादी नीति अपनाते हैं। तो जो उदारवादी नीति है, एक के सामने एक मान लीजिए कि एक खूंखार आदमी है, उसके सामने उदार आदमी है, तो उदार आदमी की क्या दुर्गति होगा? तो खूंखार के सामने खूंखार बनना पड़ेगा या उदार के सामने उदार बनना पड़ेगा। तो जो जहाँ अगर उदार सब हैं तो सब उदार रहें तो दिक्कत नहीं है, खूंखार ही रहना है, कट्टर ही रहना है तो सब कट्टर रहे तो भी दिक्कत नहीं है। फिर अपना अपना हिसाब अपना सब कर लेंगे। मैं किन्हीं को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विचार साझा कर रहा हूँ कि देश में जो आरक्षण का एक ज्वलंत मुद्दा है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसमें सभी जनता का भला भी होगा और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो रहता है, शिकवा शिकायत का रहता है कि रिजर्वेशन नहीं मिला, ज़्यादा दे दिया, किसी ने कम कर दिया या कोई घटा देगा, बदल देगा, बढ़ा देगा, ये शंकाएँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले डाटा कलेक्शन हो। और डाटा कलेक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा 2 साल 1 साल 2 साल का सेंसस हो। ये आजकल सिंपल मोबाइल का ज़माना है। आजकल बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ये 15 दिन से 1 महीने में ये काम किया जा सकता है। जैसे बिहार में कुछ महीने में ही कास्ट सेंसस हो गया था, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च हुआ। उतने भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सुझाव है कि देश में ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिसमें गांव के लेवल से, ग्राम स्तर से सभी लोग अपना एक एक पेज का फॉर्म भर के देंगे, अपना डिक्लेरेशन अपने से भर के देंगे कि मैं इस कास्ट का हूं और उनका इनकम इतना है। और उसके गांव के लोग ही जो मुखिया हैं या ग्राम सभा है उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आगे लेवल पे बढ़ाएंगे, जो ब्लॉक लेवल पे आएगा और ब्लॉक लेवल से कलेक्शन होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सारे स्टेट में कलेक्शन हो जाएगा, स्टेट वाइज पूरा कंट्री का हो जाएगा। ऐसा कर देने से सिर्फ 2 क्राइटेरिया लेना चाहिए। छोटा छोटा काम करना ज़्यादा आसान होता है और ईजिली हो भी जाएगा।
एक सरकार को एक डाटा मिल जाएगा कि कितना कौन से कास्ट का कितने लोग हैं और उनका इकोनॉमिक लेवल क्या है। इसके आधार पे ये रिजर्वेशन का पॉलिसी जो है लागू किया जा सकता है 50% इकोनॉमिक आधार पे, कि जिनका भी इनकम मान लीजिए 5 लाख से या 7 लाख से कम है सालाना, उनको सबको रिजर्वेशन एक कैटेगरी में रखा जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। और जो 50% बचेगा उसमें से फिर जो रिलीजन का है उनका रिलीजन के अनुसार से दे दीजिए, और रिलीजन के अंदर में जितना उनको जैसे बांटना है वो सब अपना बांटें, या उसी रिलीजन में रहेगा। अब मान लीजिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो एससी एसटी ओबीसी जितना जिनका पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट में 30% एसटी का पॉपुलेशन है, तो टोटल जो 50% है पॉपुलेशन बनना है, तो अगर 30% पॉपुलेशन है तो उनको 15% मिल जाएगा। अब बाकी जो 50% बचा हुआ है वो तो इकोनॉमिक आधार पे है ही। एससी का मान लीजिए 15% है, तो उनका अगर 15% पॉपुलेशन है तो 15% पॉपुलेशन तो उसका आधा जो है 7.5% मिल जाएगा। टोटल जो 50% पहुँच जाएगा जाति के आधार पे, और 50% हो जाएगा इकोनॉमिक आधार पे। तो 100% रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए। इसलिए मेरा सलाह है कि आज नहीं कल आने वाला समय में देश की मांग यही है, देश की ज़रूरत यही है, और इसमें जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं उसको सकारात्मक रूप से उन लोगों को विचार करना चाहिए, और ऐसा को पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें यूनिफॉर्मली पॉलिसी रिजर्वेशन का पॉलिसी या आरक्षण का पॉलिसी लागू हो जाए। ऐसे भी संसद में जो आरक्षण का नियम लगाया गया है सांसदों के लिए, लोकसभा सांसद और विधानसभा के लिए, वह शुरुआती में 10 साल के लिए था। वो हर एक 10 साल जैसे पूरा होने लगता है उसको जो भी सरकार रहती है उसको अगला 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देती है। तो ये इसका मतलब है कि ये रिजर्वेशन यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। जब रिजर्वेशन ख़त्म होने वाला नहीं है तो उसको सही तरीके से लागू किया जाए और इसको 100% कर दिया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा डाल सकते हैं, वो कहेंगे कि हमारे आदेश का अवहेलना हुआ है। तो इसके लिए भी उसका भी उपाय है कि जिनको सरकार बनाया, जनता ने सरकार बनाया है, उनको विल पावर के साथ में अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए ऑर्डिनेंस लावे या एक नया कानून बनावे जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, वो बैकडोर एंट्री वाले हैं। वो कानून का दुरुपयोग करके, अदालत की अवमानना का आतंक दिखा के अपना मनमानी कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को किसी भी तरह से सामाजिक या धर्म के आधार पे कोई गलत तरीके से नहीं लेंगे। अपनी सद्भावना में सभी लोग रहेंगे, अपने अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, अब अधिकारों की मांग भी करें, और अपनी अधिकारों की सुरक्षा करते करते ये भी ध्यान रखें कि दूसरे के अधिकार का हनन भी ना हो। धन्यवाद।